गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था कम्युनिकेशन का सिलेबस को डिस्कस और आज हम कम्युनिकेशन की पहली क्लास को कर रहे हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन का अर्थ और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो कम्युनिकेशन वर्ड ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस या कम्युनिकेयर से निकला है। डिराइव्ड का मतलब होता है निकलना और इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, अपने विचारों को शेयर करना। ये इसका मुख्य अर्थ होता है। डेफिनेशन दी है सोल्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार विचारों, ज्ञान आदि का आदान प्रदान करना, संदेश देना, चाहे वह भाषण से हो, लेखन से या फिर संकेतों से। यानी कि सोल्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अपने ज्ञान को या विचारों को आदान प्रदान करना ही संचार है, चाहे वह संदेश देना हो, चाहे वो भाषण से दो, लेखन से दो या फिर संकेतों के माध्यम से, तो उसको हम संचार कहेंगे। यानी कि एक्सचेंजिंग ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, अपनी भावनाओं और विचारों को शेयर करना ही कम्युनिकेशन है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है एक सेंडर, एक मैसेज और एक रिसीवर। सेंडर जो मैसेज देता है, जिसके मन में आइडियाज़ होते हैं, और जो आइडिया होता है उसे कहते हैं मैसेज। और जो जिसको दिया जाता है या जो प्राप्त करता है मैसेज को, उसे कहते हैं रिसीवर। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण रूप से होते हैं। और प्रभावी संचार किसको कहते हैं, तो प्रभावी संचार या इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू वे होता है। यानी कि अगर सेंडर कोई बात कर रहा है या मैसेज दे रहा है, अगर रिसीवर उसको ध्यान से ना सुन रहा हो या कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, तो वो प्रभावी संचार नहीं होगा और ना ही सेंडर इतना अच्छे से उसको बता पाएगा। क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो सामने वाला भी बताने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उसको अच्छे से नहीं समझाएगा। फीडबैक कंपलसरी, फीडबैक बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर फीडबैक नहीं होगा तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि फीडबैक से ही पता चलेगा कि जो सेंडर ने मैसेज दिया है वो रिसीवर के पास सही से पहुंचा है या नहीं। यानी कि अगर सेंडर ने कुछ मैसेज दिया है और रिसीवर उसे समझ ही नहीं पाया और फीडबैक उसने नहीं दी, तो वह कैसे समझेगा कि उसका मैसेज उसके पास पहुंचा है या नहीं। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए फीडबैक कंपलसरी होता है। और फीडबैक अगर होगा तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, क्योंकि अगर सेंडर के द्वारा दिया हुआ मैसेज रिसीवर नहीं समझा, तो फीडबैक के माध्यम से वो दोबारा से उसको समझा देगा और इजी लैंग्वेज में। तो इस प्रकार प्रभावी संचार हो जाएगा। संचार की कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे सूचनाओं को साझा करना, सूचनाओं को शेयर करना, ये संचार होता है। संदेश देना और प्राप्त करना, ये भी संचार होता है। एक या अधिक लोगों में, यानी कि एक व्यक्ति हो या अधिक हो, एक या अधिक लोगों में एक एक या अधिक या अन्य लोगों को सूचनाओं को हस्तांतरण करना है। इस लाइन का मतलब है कि एक व्यक्ति अधिक लोगों को या अपने सामने वाले किसी एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति को या किसी ग्रुप को सूचनाओं का हस्तांतरण कर सकता है। ये होता है संचार। फीडबैक से पता चलता है कि संचार सफल रहा या असफल। तो फीडबैक भी ज़रूरी है, सूचनाओं को साझा किया जाता है और टू वे प्रोसेस होता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो सबसे पहले टू वे प्रोसेस, दोहरी या दो तरफा होता है। तो दो तरफा कैसे होता है, एक संचार करेगा, यानी कि एक के पास सूचनाएं होती हैं और दूसरा सूचनाओं को ग्रहण करता है, यानी कि टू वे प्रोसेस है। अगर एक साइड से भी अच्छे से नहीं है तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, यानी कि दोनों साइड से अवेयर रहना ज़रूरी है। तो ये टू वे प्रोसेस है। फीडबैक अनिवार्य होता है, फीडबैक से ही पता चलता है कि जो मैसेज दिया है वो सही से पहुंचा है या नहीं, तो फीडबैक अनिवार्य होगा। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई सेंडर है, एक हो गया सेंडर और एक हो गया रिसीवर। अगर दोनों की बेस लैंग्वेज सेम है तो संचार देना आसान होगा। जैसे इसकी लैंग्वेज हिंदी है और जो इसकी है
रिसीवर है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको इंग्लिश के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता और ये हिंदी में संचार कर रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उनकी बेस लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगी। और एक होता है होमोफिलस। होमोफिलस का मतलब है सेम कल्चर। सेम कल्चर के लोगों का बोलने का तरीका और संचार करने का तरीका कुछ अलग होता है। अगर वो दूसरे कल्चर में संचार करेंगे तो उनको थोड़ा उनके हिसाब से ही संचार करना पड़ेगा। तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी संचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बिना भी संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है, किसी के आइडियाज़ को ग्रहण किया जाता है और अपने आइडियाज़ को दूसरों को बताया जाता है। तो इसमें एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। एंडलेस और कंटिन्यूस प्रोसेस। संचार एक एंडलेस और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे? अगर एक सेंडर है, सेंडर ने मैसेज को रिसीवर के पास भेज दिया, अगर रिसीवर को अच्छे से समझ नहीं आया तो वो फीडबैक देगा दोबारा से सेंडर को और सेंडर दोबारा से उसको मैसेज देगा। अगर उसको समझ आ गया तब भी वो उसको फीडबैक देगा। तो इस प्रकार ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता ही रहता है। कभी भी संचार का जो प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज साइंस। इसका मतलब क्या है कि हम संचार केवल बोलकर या लिखकर ही नहीं, यानी कि बोलकर ही नहीं कर सकते, यानी कि शब्दों के माध्यम से ही हम संचार नहीं कर सकते, बल्कि संकेतों के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो मुझे समझ आया तो हम अपने मुंह को हिला देते हैं या आँखों को झपका देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमको समझ आ गया। तो साइंस से भी संचार हो सकता है बोलने की बजाय, यानी कि बोलने के साथ-साथ संकेतों के माध्यम से भी संचार हो सकता है। ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? तो जीवन के लगभग सभी पहलुओं में ये शामिल होता है। जीवन के जितने भी पहलू हैं सब में ये शामिल होता है संचार। तो ये ऑल परवेसिव होता है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि दोनों साइड से अच्छे से समझ आना चाहिए। और अगर कोई सेंडर और एक रिसीवर है और एक सेंडर है, अगर कोई सूचना दे रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो अगर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उत्तरदायित्व वाली भावना होगी दोनों में, तो वे दोनों अच्छे से संचार करेंगे और जो मैसेज देना होगा वो सफलतापूर्वक वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कम्युनिकेशन की एक विशेषता है। इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर। कभी-कभी हम संचार करते हैं तो जानबूझकर करते हैं। और अनइंटेंशनल, कभी-कभी हम जैसे यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, तो अनजाने में ही हम सामने वाले से कुछ पूछ लेते हैं, तो ऐसे ही संचार होता रहता है, तो होता है अनइंटेंशनल। तो कभी-कभी जानबूझकर और कभी-कभी अनजाने में भी संचार हो सकता है। संचार के टाइप भी होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, जैसे कोई संगठन है, कोई ऑफिस है, उसके अंदर अगर हमको कोई सूचनाएं लेनी देनी है या हमको छुट्टी चाहिए, तो हम एक फॉर्मल तरीके से उसको संचार के माध्यम से छुट्टी को मंजूर करवाएंगे। और इनफॉर्मल होता है जैसे हमारा फैमिली ग्रुप हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, उनके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या कोई कोई बात शेयर करते हैं, जो भी हम, तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल। तो फॉर्मल होता है औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। फॉर्मल ऑफिस से रिलेटेड है, किसी संगठन से हायरार्किकल हो सकता है। जैसे ये एक सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे मैनेजर है, मैनेजर से नीचे कोई व्यक्ति है और सबसे नीचे एक व्यक्ति है। अगर इसको मैनेजर से बात करनी है तो ये इससे करेगा और ये इससे करेगा। और ऐसे मॉडल या नेटवर्क को भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब भी ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला चैप्टर हमारा आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट को ही हम सिनक्रोनस कहते हैं। तो सिनक्रोनस या डायरेक्ट, इन दोनों का मतलब एक ही है और इसका मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने संचार करना, रियल टाइम में जवाब मिलना। जैसे हम कोई सवाल पूछ रहे हैं और सामने से बिल्कुल जब ही तब ही हमारे सामने जवाब आ रहा है और इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, बिल्कुल तुरंत रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है। और इसके उदाहरण है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम
और इंस्टाग्राम। जब हम मैसेज करते हैं और जैसे हमने मैसेज किया, हम हो गए सेंडर और सामने वाला हो गया रिसीवर, और रिसीवर ने अगर हमारा मैसेज सीन कर लिया तो हमारा जब अगर तब ही रिप्लाई दे दे तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और इसमें होता है वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल जैसे ऑनलाइन क्लासरूम, अगर क्लास कोई ऑनलाइन या लाइव चल रही है तो हम जो तब ही रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे टीचर ने कुछ पूछा तो इसका आंसर क्या है, तो अगर कमेंट बॉक्स में तभी आंसर आना शुरू हो जाए तो वो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी ये इसका उदाहरण है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि सिंक्रोनस और डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक ही होता है। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये होता है थ्रू मीडिया, मीडिया के द्वारा होता है इनडायरेक्ट। रियल टाइम में आंसर नहीं मिलता। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उसी समय नहीं मिलता लेकिन बाद में मिल सकता है, ऐसी संभावना होती है कि बाद में मिल जाएगा। जैसे डिस्कशन हो गया, कोई फोरम हो गई, तो वहाँ पर जो डिस्कशन लिए जाते हैं वो सोच विचार करके लिए जाते हैं, तब ही आंसर नहीं मिलता। इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता। जैसे व्लॉग्स होते हैं, व्लॉग होते हैं, जैसे यूट्यूब पर कोई व्लॉग वीडियो बनाकर डालते हैं तो देखने के बाद वो बाद में कमेंट करता है या अपने जो फीडबैक है उसको साझा करता है। डिस्कशन बोर्ड्स हो गया, ईमेल, जैसे हमने कोई ईमेल लिखी और ईमेल हमने कहीं पर भेज दी, वो जो ईमेल जिसके पास भेजी है क्या पता वो ईमेल को ओपन ही ना करे और 1 महीने बाद उसको देखे तो और बाद में रिस्पॉन्स करे, तो ये होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, या इसे ही हम अनसिंक्रोनस भी कह देते हैं। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए, तो एसिंक्रोनस हम इसको कह सकते हैं एसिंक्रोनस, इसका अन्य नाम होगा। और इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें चिट्ठी चिट्ठी एट्सेट्रा ये भी होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कम्युनिकेशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और कल का हमारा टॉपिक होगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, मेनली तो 3 स्टेप ही होते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से समझे तो 7 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले होता है सेंडर, सेंडर के मन में आइडियाज़ होते हैं, यानी कि उसके मन में होते हैं मैसेज, और मैसेज को वो करता है इनकोड। इनकोड करने के बाद एक मीडियम या माध्यम या चैनल के माध्यम से वो अपने विचारों को भेजता है। जैसे मेरे मन में कोई विचार आया और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, तो जो शेयर किया है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम हो गया मीडियम, और फिर रिसीवर के पास पहुंच जाएगा और रिसीवर अपने लेवल पर उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद वो हमको देगा फीडबैक। तो ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो इसको हम कल अच्छे से समझेंगे। और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कम्युनिकेशन के। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ये किससे प्रभावित होता है, जैसे हमने इसमें कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि सेम कल्चर होना चाहिए। अगर सेम कल्चर होगा या बेस ऑफ लैंग्वेज होगी तो उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग होगा। प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग हम कैसे उसको फ्रेम कर रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा या कोई हमारा मैसेज होगा हम उसको कैसे पूछ रहे हैं या कैसे बता रहे हैं, तो ये किससे प्रभावित होगा, तो ये हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से प्रभावित होगा। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, जो प्रभावी संचार होता है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन, जो हमारा वोक मॉड्यूलेशन वो प्रभावी बनाने के लिए अगर हमारी आवाज़, जैसे इस वीडियो की आवाज़ अगर कट कट कर आए या आवाज़ साफ नहीं आए तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, एप्रोप्रिएट गेस्चर्स कैसे, अगर कोई कुछ पढ़ा रहा है या बता रहा है अगर वो साथ साथ में संकेत ना करें एप्रोप्रिएट, तो वो भी प्रभावी संचार नहीं होगा। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, अगर स्टूडेंट ही इन्वॉल्व नहीं है संचार में, जैसे क्लास में कुछ टीचर बता रहा है, अगर स्टूडेंट सिर नीचे करके बेंच पर सिर नीचे रख कर सोए हुए हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी प्रभावी संचार नहीं होगा। और इसमें प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक नहीं है,
तो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी आवश्यक है, एप्रोप्रिएट गेस्चर्स भी आवश्यक है और वॉइस मॉड्यूलेशन भी। हैंडसम अपीयरेंस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हैंडसम होगा वही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है, तो ये इसकी रिक्वायरी यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। फीडबैक रिफ्लेक्ट्स द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हेन, तो फीडबैक, जो फीडबैक होती है या संचार के बाद होती है, ये रिफ्लेक्ट द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हेन, तो ये ऑडियंस के रिएक्शन को कब प्रभावित करती है। वन नोज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जब वह इफेक्ट को जानता है, कम्युनिकेशन के इफेक्ट को जानता हो। वन नोज द क्वालिटी, जब वह जानता हो गुण को। ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट है। ऑफ द मैसेज, मैसेज के कंटेंट के गुण को अगर वो जानता हो तब। वन नोज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, अगर वो हमारे फ्यूचर ऑब्जेक्ट को जानता हो जो हमने मैसेज दिया है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। और डी, वन नोज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द कम्युनिकेशन, तो फाइनेंशियल की यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो फ्यूचर एस्पेक्ट वाला राइट आंसर होगा। और क्वालिटी ऑफ कंटेंट और एक इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर वो इन सभी को जानता है तो ये हमारे ऑडियंस को प्रभावित करेगी। तो रिफ्लेक्ट द रिएक्शंस ऑफ ऑडियंस, तो ये हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पावर विच कम्स थ्रू द कनेक्शंस ऑफ वंस वर्ड मैचिंग वंस फीलिंग बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। जैसे कोई सेंडर है या कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, या मान लीजिए कि कोई एक टीचर है और वो कह रहा है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से तो मेरा मूड ही खराब हो गया। तो फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज अगर उसकी कही हुई बात से मैच कर रही है तो वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। अगर वो मैच ना करे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो पावर ऑफ विच कम्स थ्रू, यानी कि जो हम शब्द बोल रहे हैं और जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, अगर दोनों ही समरूप हों, एक जैसे दिखाई दें, तो उसको हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस। यानी कि जो बोल रहे हैं वही हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए, तो इसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ये थे कम्युनिकेशन के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कल को हम कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, या हम एक दिन LR को कंप्लीट करेंगे और एक दिन कम्युनिकेशन को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।